बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और फेडरल बोर्ड 2017 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पास पेपर एमसीक्यूज़ जो हैं 11 से लेकर 20 तक आज की वीडियो में हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और 1 से लेकर 10 तक जो एमसीक्यूज़ हैं उनका सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2018 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं और उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 11, एन इवेंट ई इज़ सेड टू बी श्योर इफ़, कह रहा है इवेंट जो है वो किस वक्त 100% श्योर होता है, कब जो है वो हम कहेंगे कि इवेंट जो है वो वाकई में होगा, यानी कि यकीनी तौर पर होगा। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी जो है अगर 1 हो जाए तो किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए तो इवेंट जो है वो 100% श्योर हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बुक में पेज नंबर 244 पर देखें, इसके लिए आपके पास प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे, ताकि आपको यकीन आ जाए 100% कि मैं सही कह रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पे देखें तो बुक का पेज नंबर है 244। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, या इसके इन बिटवीन। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब इवेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि इम्पॉसिबल है उसका होना। और अगर प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए तो इवेंट जो है वो 100% श्योर हो जाता है, यानी कि 100% यकीनी तौर पे होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n इज़। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है a प्लस बी होल पावर n, इसमें कितनी टर्म्स होती हैं। तो इसमें जो टर्म्स होती हैं वो होती हैं n+1। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और बुक में पेज नंबर 268 पर इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मतलब जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स काफ़ी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13, द सम ऑफ ऑड कोफिशेंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x होल पावर n। ये भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें जो ऑड कोफिशेंट्स होते हैं उनका जो सम है वो, उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि वो किसके इक्वल होता है। तो 2 की पावर n-1, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है। अब कैसे है ये करेक्ट आंसर, ये मैं आपको देखें नेक्स्ट स्लाइड पर इसका सोल्यूशन मौजूद है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखें 1+x होल पावर n, 1+x होल पावर n। तो इसके लिए जो है वो बुक में आपके पास ये पॉइंट मौजूद है कि इवन कोफिशेंट, यानी कि इसके जो कोफिशेंट्स होते हैं उन सब कोफिशेंट्स को अगर मैं सम करूं तो जो रिज़ल्ट आता है मेरे पास वो आता है 2 की पावर n। ये यहाँ पर बुक में मौजूद है इसके लिए ये पॉइंट, ये रहा। बुक का पेज नंबर देखें, ये वाला 272 है, ये पेज नंबर 272। इसमें देखें ये बॉक्स के अंदर बंद है ये। थस द सम ऑफ कोफिशेंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि जितने भी कोफिशेंट्स हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में उन सब का जो सम है वो होता है 2 की पावर n। और एक और रिज़ल्ट यहाँ पे देख मैं आपको दिखाता हूँ जिसका हम यूज़ करेंगे आपको समझाने के लिए। सम ऑफ ऑड कोफिशेंट्स ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स इवन कोफिशेंट्स, यानी कि इवन कोफिशेंट और ऑड कोफिशेंट दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अब जो बात उन्होंने पूछी है उसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 1+x होल पावर n, इसके लिए जो है इवन कोफिशेंट्स का सम प्लस ऑड कोफिशेंट्स का सम ये इक्वल होता है 2 की पावर n। और सम ऑफ इवन कोफिशेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशेंट्स।
तो इसलिए मैं इवन की जगह ऑड को क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऑड कोफिशिएंट का सम पूछा है, तो मैंने यहाँ पर इवन की जगह ऑड लिख दिया है। यहाँ पर ऑड ऑलरेडी लिखा हुआ था और ये इक्वल है 2 की पावर n के। तो दोनों देखें सिमिलर टर्म्स हैं, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2 टाइम्स समेशन ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स। तो अब सिंप्लीफाई करना है हमें इसको और हमारे पास फाइनल आंसर फिर हमें मिल जाएगा। तो देखें 2 टाइम्स बना था समेशन ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स और इक्वल था ये 2 की पावर n के, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो फिर ये 2 जब नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर 1 है, वो जाकर पावर -1 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 की पावर n-1। इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब वापस चलते हैं प्रीवियस प्रोवाइड स्लाइड पर, तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 2 की पावर n-1। और नेक्स्ट एमसीक्यू है 10 3π/2 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू, जो है अलाइड एंगल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने इसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया था। 10 3π/2 माइनस थीटा का आंसर आपसे जो है वो पूछ रहा है। तो अब इसके लिए बुक में पेज नंबर 318 और 319 पर जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए अलाइड एंगल्स की यहाँ पे डेफिनेशन भी मौजूद है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे। अब इनका यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। इनके 10 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हम किस तरह से पता लगाएंगे कि क्या होगी। तो यहाँ देखें, इस पे मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। अब देखें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, π/2 के साथ अगर 3 लिखा हुआ है यानी कि ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर होता है π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल कोई ऑड नंबर हो, ठीक है, 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है उसका को रेशो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि tan कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। सिमिलरली अगर साइन होता तो वो कन्वर्ट हो जाता कॉस में, अगर कॉस होता तो वो कन्वर्ट हो जाता साइन में। तो इस तरह से यानी कि अगर ऑड वैल्यू होती है यहाँ पर तो जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने को रेशो में। तो tan जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। अब प्लस में कॉट होगा या माइनस में कॉट होगा ये हमें डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए हमें जो है यहाँ पर क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। और एक और बात कि यहाँ पर जो एंगल नज़र आ रहा है आपको थीटा, ये एक्यूट एंगल होता है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होता है ये एंगल। और ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर माइनस साइन, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें क्लॉकवाइज मूव करना होता है, और अगर यहाँ पे प्लस साइन हो तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। तो फिलहाल यहाँ पर है माइनस साइन, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है आपको, तो वो देखें यहाँ पर अब अगर ज़ीरो होता यानी कि कुछ भी ना होता तो ज़ीरो यहाँ, अगर 1 होता यानी सिर्फ π/2 होता तो यहाँ पर होते हम, क्योंकि यहाँ पे π/2 है। और अगर यहाँ पर कोई इवेंट नंबर होता तो हम इस जगह पर होते हैं, यानी कि 2 होता अगर तो यहाँ पर होते हैं हम। और अगर यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 3 है तो हम इस जगह पर मौजूद हैं। बाकी अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती या ग्रेटर देन 4 वैल्यू होती तो हम क्या करते हैं, तो हम 4 से उस चीज़ को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3 से कोई बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जब 4 से किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर यकीनन रिमाइंडर यकीनन 4 से लेस ही आएगा, यानी कि 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। 0 1 2 3 में से कोई भी रिमाइंडर आ सकता है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास देखें 3 है तो हम 3 यहाँ पर देखेंगे, तो ये यहाँ पर जो है 3 मौजूद है। अब हमें मूव करना है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। तो हम यहाँ पर खड़े में इस जगह पर 3π/2, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की निडल जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम यहाँ पर देखें इस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। थीटा मैंने आपको बताया कि एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि हम इसी रीजन के अंदर रहेंगे। तो हम यहाँ से 3 पे खड़े होकर जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कॉट थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा।
दैट्स वाई कॉट थीटा यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी बुक में अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 318 319 पर ये सारी बातें पॉइंट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs यानी कि MCQ नंबर 15 पर। MCQ नंबर 15 है, इफ़ कॉट थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो एंड इफ़ कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन द क्वाड्रेंट। यानी कि आपको कॉट थीटा और कॉस थीटा बता दिया है उसने, और आपसे पूछ रहा है कि टर्मिनल आर्म जो है एंगल की वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो उसके लिए देखें, आपको यहाँ पे मैं इमेज पे समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। देखें, कॉस थीटा ग्रेटर देन हमें ज़ीरो गिवन है, इसका मतलब कॉस थीटा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया। कॉट थीटा लेस देन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि कॉट थीटा जो है वो नेगेटिव है। कॉट थीटा नेगेटिव है और कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव है। अब कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर कॉट थीटा नेगेटिव होता है और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है? तो ये आप कास्ट से आप ये चीज़ याद रखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज में आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे लिखते हैं CA, फिर S और फिर यहाँ पर T। जैसे कास्ट से आप ये याद रखते हैं। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पर साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन फंक्शन और कॉट फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होता है। यानी कि इनके को रेशोज़ भी जो हैं उस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फिलहाल जो है हमारे पास कॉस थीटा देखें पॉजिटिव है। कॉस थीटा पॉजिटिव दो जगहों पर होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉट थीटा जो है यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हम करते हैं अगला MCQ नंबर 16। इसमें आपसे साइन थ्री अल्फ़ा का फॉर्मूला वो पूछ रहा है सिंपली। तो ये यहाँ पर देखें ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। बुक में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बुक में ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10.7 ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। यहाँ पर देखें ये फार्मूला मौजूद है, साइन थ्री अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। इसके अलावा और भी दूसरे फार्मूलाज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी। और बुक का ये पेज नंबर है 329। बुक का पेज नंबर 329, यहाँ पर आपको ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी। सिंपली यानी कि आपको याद होना चाहिए था ये। अब नेक्स्ट है नंबर 17, और द पीरियड ऑफ 3 sin 3x इज़। बुक में पेज नंबर 339 पर आपको इससे रिलेटेड गाइडेंस मिल जाएगी, यानी कि पीरियड के डेफिनेशन वगैरह वहाँ पर मौजूद है, एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 11 से ही आपके पास MCQ है। तो पीरियड जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है एंगल की जिस पर कोई फंक्शन जो है वो क्या होता है, अपनी वैल्यू को रिपीट जो है करना शुरू हो जाता है। यानी कि जब उसमें वो वैल्यू ऐड की जाएगी तो वो वापस वही वैल्यू दे देगा। जैसे साइन की जो वैल्यू है वो लेट सपोज अगर ज़ीरो है तो उसमें मैं मिनिमम वैल्यू क्या ऐड करूँ कि वापस मुझे ज़ीरो मिल जाए, और उसके बाद वो अपनी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो वापस दोबारा से रिपीट करेगा ख़ुद को। यानी कि ज़ीरो तो 180 डिग्री पर भी करेगा, लेकिन उसका पीरियड जो होता है साइन का वो होता है 2π। ठीक, यानी कि 2π के बाद वो फंक्शन अब पूरा का पूरा एज इट इज़ रिपीट होना शुरू हो जाता है, सारी की सारी वैल्यूज़ दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि 3 sin 3x जो है इसका जो पीरियड है वो क्या होगा। इसके लिए देखें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन, थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी, आसान सी है, मैं समझा देता हूँ आपको। तो 3 sin 3x हमारे पास क्वेश्चन है। तो पीरियड जो है साइन एक्स का वो क्या होता है 2π। आपने सिंपली करना ये होता है कि ये जो एंगल है, इस एंगल के अंदर आपने जो पीरियड आप मौजूद है पीरियड आपने उसमें ऐड करना होता है। यानी कि 2π जो है आपने उसमें क्या कर देना है, एंगल में ऐड कर देना है। तो 3x प्लस में 2π बन गया ये। अब यहाँ पर देखें ये जो x नज़र आ रहा है आपको, इस x को हमें क्या करना होता है, बिल्कुल अलोन, बिल्कुल अकेला करना होता है। यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पर मौजूद है उसको आप क्या कर लो, ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लो। तो जब 3 को ज़बरदस्ती कॉमन निकालोगे आप, तो यहाँ पर देखें 3 मौजूद नहीं है, हमने ज़बरदस्ती कॉमन निकाल दिया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कराना पड़ेगा 2π को। ठीक है, तो अब ये सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब ये x अकेला हो जाएगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन के बाद ये जो चीज़ बचेगी, यही हमारा क्या होगा, फंक्शन का पीरियड होगा। तो 2π/3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो दूसरे मतलब पीरियड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये कोई भी एमसीक्यू आ सकता है यकीनन आपके लिए, तो आपको इसके पीरियड याद होने चाहिए। फंक्शन के काम सब में यही करना होता है, यानी कि जो भी एंगल है, एंगल में आपने उसका पीरियड ऐड करा के, और जो एक्स है उसको आपने क्या करना होता है, अलोन करना होता है। तो देखें, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक इन सब का पीरियड सेम है, इन सब का पीरियड है 2π। और टेन और कॉट जो है इनके पीरियड होते हैं पाई। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मेथड आपको मैंने बता दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अब अगला एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 18, द रेंज ऑफ कॉट एक्स इज़। बुक में पेज नंबर 395 पर एक जो है पूरा टेबल मौजूद है। इस टेबल में सारी ये डोमेन और रेंजेस वगैरह मौजूद हैं। तो कॉट एक्स की जो रेंज है वो सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है। कॉट एक्स के रेंज का मतलब होता है आउटपुट, यानी कि फ़ंक्शन को जब हम इनपुट देंगे, कोई वैल्यू डालेंगे उसके अंदर, तो उसका क्या आउटपुट हमें मिल सकता है, यानी कि कितनी उसकी रेंज है, क्या क्या वो हमें आउटपुट दे सकता है। तो कॉट और टेंजेंट जो हैं इनकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होती है। ठीक, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, और तो कॉस अपॉन साइन यानी कि जब ज़ीरो वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो ज़ीरो पे वो आंसर क्या कर देगा, इन्फिनिटी देगा आपको वैल्यू। और सिमिलरली जब आप इस पर पाई वैल्यू पुट करेंगे तो ये -इन्फिनिटी दे देगा आपको। तो इसीलिए जो कॉट एक्सिस की जो रेंज है वो क्या है, सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो बुक में पेज नंबर 395 पर ये टेबल मौजूद है, चाहें तो आप वहाँ से याद कर लें, या फिर चाहें तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। रेंज का मतलब होता है आउटपुट और डोमेन का मतलब होता है इनपुट। अब अगला एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 19, बुक में पेज नंबर 377 पर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। आपसे पूछ रहा है जो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो, वर्टेक्स कहते हैं ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी है। वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस प्लूरल है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम वर्टिसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा सर्कल जो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो वो कहलाता है सरकम सर्कल। ये बुक में जो है डेफिनेशन मौजूद है पेज नंबर 377 पर। द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आ सरकम सर्कल। और इसका जो रेडियस होता है वो कहलाता है सरकम रेडियस, और जो सेंटर होता है वो कहलाता है सरकम सेंटर। ठीक, तो लास्ट एमसीक्यू, द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन इज़। अच्छा, यहाँ पर देखें डोमेन आपसे पूछ रहा है। डोमेन जो है पेज नंबर देखें 395, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वहीं पर मौजूद है इसका आंसर। डोमेन का मतलब इनपुट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन पूछ रहा है। अब ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन क्या होता है, अब देखें, जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का, तो उसके लिए फ़ंक्शन का 1 to 1 होना ज़रूरी है। तो इसके लिए कोसाइन फंक्शन जो है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी कि इसमें बार बार वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, 1 to 1 नहीं होता। तो 1 to 1 बनाने के लिए हम इसका जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी कि वैसे तो कोसाइन फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसको प्रिंसिपल फंक्शन बनाने के लिए, ताकि इसका इसका 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए, ताकि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सके, इसका डोमेन एग्जिस्ट, इसका जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक कर देते हैं, ज़ीरो से लेकर पाए तक। तो ज़ीरो से लेकर पाए तक जो है इसका डोमेन है। और ये डोमेन लिखने के जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं। अब देखें यहाँ पे जो डोमेन मौजूद है आपके पास, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर नज़र आए। देखें डोमेन यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ कुछ इस तरह से, ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल की फॉर्म में, यानी कि एक्स जो है वो ज़ीरो से बड़ा है और उसके बराबर भी है, और एक्स जो है वो पाए से छोटा है और उसके बराबर भी है। ग्रेटर देन, लेस देन भी लिखा हुआ है और इक्वल भी लिखा हुआ है। तो एक तो ये मेथड होता है लिखने का, और एक ये मेथड होता है इंटरवल की फॉर्म में, यानी कि ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ब्रैकेट्स, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पाई और ज़ीरो हैं ये दोनों इंक्लूडेड हैं इसमें।
अगर ये इंक्लूडेड ना होते तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं, या तो राउंड ब्रैकेट या फिर इन्हीं ब्रैकेट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देते हैं। नहीं, जैसे ये आपको लाइन इस तरह से बनी हुई नज़र आ रही है, इस तरह से बनी हुई नज़र आ रही है, इसको हम इसका जो रुख है वो मोड़ देते हैं, यानी इसको हम इस तरह से कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप के समझ में आ रहा होगा। बाकी ये है कि राउंड ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं ओपन के लिए, इनके अगर इंक्लूसिव ना हो वैल्यूज़, और ज़ीरो और पाई इंक्लूसिव हैं तो इसलिए जो है ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बना के शो किया गया है। तो आज की जो वीडियो है इनके पूरे 20 MCQs हमने कर लिए हैं। तो फ्यूचर में अगर आप कोई सजेशन देना चाहें हमें कि कौन सी जो वीडियोस हैं किस सब्जेक्ट पर, किस बोर्ड के हवाले से हमें बनानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं आप मुझे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फेसबुक पेज भी है, और उसके अलावा ग्रुप भी है। तो जिस तरह से भी आप कांटेक्ट करना चाहें, सजेशन देना चाहें, आप हमें जो है सजेशन दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर जो है अपलोड कर सकूँ आपके डिज़ायर के मुताबिक, अच्छे से अच्छी या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो जो है अपलोड करूँ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियोस, और हौसला अफजाई के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, ताकि हमारा थोड़ा जो मतलब इंकरेजमेंट हमें मिले। काफ़ी मेहनत होती है इनके वीडियोस वगैरह बनाने में, इतना आसान नहीं होता। तो आई होप कि आप सब जो है अच्छा रिस्पांस देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।